हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को जैसा कि मेरे चैनल पर आप जो है एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का भी क्लास 10th हिस्ट्री क्लास 10th का जो है कंप्लीट नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और जो बिहार बोर्ड के लिए या फिर अन्य किसी के लिए भी तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और उसके बाद जो थोड़ा मोड़ी कमी होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें और थोड़ा बताना चाहिए या फिर जो अपना आप सजेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो को देखकर, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि सर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो हम अभी आज पहला लेक्चर इसका शुरुआत करते हैं और आज फर्स्ट ही पढ़ाएंगे भारत में क्या राष्ट्रीयवाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें हम पूरा तो पढ़ना है, पढ़ेंगे ही, लेकिन उसमें भी हम जो भी उस इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे या फिर उसका आप लोग नोट्स उतारिएगा, जिसको हम बोलेंगे भाई ये आप नोट्स उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज होगा चर्चा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, पहला चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 10th हिस्ट्री बिहार बोर्ड के लिए है। और बाकी अगर किसी चीज़ के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद से ही शुरू करेंगे। पहला है राष्ट्रीय का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीयवाद जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब परिभाषा पूछिए, अर्थ पूछिए, क्या होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय है ऐसा राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रीयवाद जब जानते हैं देश के प्रति प्रेम होता है, तो वही बोल रहा है आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, संस्कृति स्थिति से एकीकरण में क्या हो, आभास हो। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीयवाद। तो ये आप राष्ट्रीयवाद का परिभाषा भी लिख सकते हैं या फिर उसको कहिए, कितना आप जरूर उतार लीजिएगा, यह राष्ट्रीयवाद का क्या हो जाएगा, परिभाषा भी हो जाएगा। और उसके बाद ये आप कंप्लीट उतार भी लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन हम लाल लाइन से मार देते हैं, रेड से। तो जो रेड से मारेंगे उसको आपको क्या कर लेना है, एक अर्थ के रूप में उतार लेना। ठीक है, स्टार लाइन देकर या तीर का निशान देकर या जैसे भी आप चाहते हैं उसको उतार सकते हैं, तो आप लोग उतारिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है 19वीं शताब्दी में पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एक ऐसा सूत्र के बांधने वाली तत्वों का अभाव था, एक समान न्याय व्यवस्था अभाव था, राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है इस उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरकार से जोड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिसमें कमी दूरी होती गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यह राष्ट्रवाद है इस पर एवं इसमें राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का संग्राम है। ठीक है, जहां हमको समझाने का होगा वहां हम समझा देंगे आप लोग को, तो उतना ये सब चीज नहीं है। फिर 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के परिणाम था। मतलब 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना, मतलब चिंता करना अपने भारत के बारे में, राष्ट्र के बारे में, इसका उदय हुआ अंग्रेजी शासन के व्यवस्था के परिणाम। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में किए थे, उनके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप ले लिया। वही बात है, यहाँ पास कुछ नहीं, यहाँ बोला गया कि जैसे सामाजिक, आर्थिक जो भी चीज हुआ उसमें भारतीय जनता क्या से सभी वर्गों को शोषण हुआ। मतलब आप किसी वर्ग के खिलाफ या किसी के खिलाफ आप अगर गलत निर्णय लीजिएगा या फिर उसको पीड़ित कीजिएगा, उसका शोषण कीजिएगा, तो वो कुछ न कुछ असंतोष हो जाएगा, तो उसके अंदर भावना जगेगा कि मेरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के राष्ट्रीयवाद की भावना जग जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अंग्रेज में डाक और तार व्यवस्था,
रेल, छापे खाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया गया। ठीक है, ये सब अंग्रेज द्वारा किया गया था। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलने की दृष्टि से किया गया था, मतलब सही तरीका से प्रशासन चले, इसके लिए किया गया था। तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब भी क्या है, राष्ट्रीय चेतना मतलब राष्ट्रीय का प्रति प्यार, ये सब चीज निभाई, ये भी एक महत्वपूर्ण निभाई। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीयवाद के उदय के कारण। अब जैसे आता है कि भारत में राष्ट्रीयवाद उदय का क्या कारण था, अब उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उस समय उतारना नहीं था, जो हम उतारे टिक लाल से लगाए थे उसी को उतना आपको उतारना था। ठीक है, उसके बाद है भारत राष्ट्रीयवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों का संयुक्त परिणाम था, जिससे निम्नलिखित बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, क्या क्या कारण था राष्ट्रीयवाद के उदय होने का कारण, राष्ट्र के प्रति प्यार होने का कारण, कि अब हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण? राजनीतिक। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला कारण राष्ट्रवाद का उदय का कारण है राजनीतिक का कारण। अब इसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे क्या है, तो थोड़ा आप समझिएगा चीज़ों को, समझ के उसको अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, जहाँ याद करने वाली चीज़ होगी वहाँ पर हम आप लोग को हिंट्स दे देंगे कि आपको यहाँ याद करना, लेकिन ये जरूर याद कीजिएगा कि सबसे पहला उदय का जैसे पॉइंट आप दीजिएगा कि राष्ट्रवाद में उदय का कारण क्या दीजिएगा, राष्ट्रवाद में उदय का कारण, ये पॉइंट आप लोग जरूर दीजिएगा। उसमें पॉइंट जब ये डाल दीजिएगा तो उसमें पॉइंट नंबर 1 डालिएगा राजनीतिक कारण। क्या, कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। ठीक है, तो राजनीतिक कारण सबसे पहला जरूर दी। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग राजनीतिक कारण क्या क्या था। तब भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न प्रकार का योगदान रहा, परंतु सभी की सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ठीक है, मतलब जो भी राजनीतिक कारण में बोला रहा है कि जो भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो उसमें सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार से क्या, प्रशासन नीतियों से, किससे? प्रशासन नीतियों से संबंधित थे। आप प्रशासन नीति ऐसा ले आया जिससे भारतीय के लोगों को दिक्कत होने लगा, उसको उसका लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, तो उससे संबंधित था। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें, प्रशासन नीति भी थे, तो क्योंकि यहाँ दे दिया राजनीतिक कारण, तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश शासन समाजवादी, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि पोषक थे। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट ये है कि सन 1858 में 1858 की बात कर रहे हैं। 1858 में जो है महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। ठीक है, मतलब 1958 के जो निकाला गया अधिनियम एक आया था 1858 में, जो उसमें घोषणा ये था कि सभी देश मतलब सभी देश राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे। अब ब्रिटिश सरकार उन देश को क्या करेगी, चलाएगी। ठीक है, इससे पहले कंपनी का पड़ता। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया कि अब नहीं, अब ब्रिटिश सरकार चलाएगी। इस घटना से कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। तो इस घटना से भी भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय की लहर आई। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय की क्या है, लहर आया, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। मतलब इसको कुचलने के लिए अब अंग्रेज सरकार कुछ न कुछ तो करेगा ही, तो उसको बंद करने का, दमन करने का काम किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे भी एक आया था 1958। उसके बाद आगे बात करते हैं, सन 1878 की बात है। तो सन 1878 में क्या हुआ था कि तत्कालीन भारतीय वायसराय लिटन, क्या नाम था, वायसराय लिटन नाम था, वायसराय लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर क्वेश्चन आए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, 1878 में किस गवर्नर के द्वारा किया गया था, तो याद रखिए लॉर्ड लिटन।
वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड लीटन नाम था। ठीक है, तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनता है कि 1878 में कौन सा प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 में। उसके बाद अगला है कि कौन सा वायसराय के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है कि पारित किया गया, इसको क्या क्या होता है कि पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब अब कोई भी प्रेस जो है वो सरकार के खिलाफ कोई भी बात को उसके विपरीत कोई बात नहीं लिख सकता। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, अगर कोई लिख देगा तो उसको जेल हो जाएगा, ये कारण। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है, हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीय के लिए अस्त्र शस्त्र रखना कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये भी यहाँ भी एक पॉइंट उतारिएगा आप लोग कि कौन सा 1879 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? 1879 में हुआ था। ये क्यों किया गया था कि भारतीय द्वारा, मतलब भारतीय कोई अस्त्र शस्त्र रखना कानूनी घोषित कर दिया गया, कोई भी नहीं रख सकता है। गैर कानून तरीका से कोई भी अर्थशास्त्र, जैसे क्या हो गया, अस्त्र शस्त्र मतलब वही हुआ औजार वगैरह, उसको आप नहीं रख सकते। ठीक, गैर कानूनी तरीका से आप नहीं रख सकते। तो याद रखिएगा आर्म्स एक्ट कब हुआ? आर्म्स एक्ट आया 1879 में आया। ठीक है, और उसके बाद 1878 में क्या आया? 1878 में क्या आया था, और 1879 में क्या आया था? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था जो लीटन के द्वारा आया था। उसके 1879 में आर्म्स एक्ट आया जो अस्त्र शस्त्र गैर कानूनी से आप नहीं रख सकते। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे की बात करते, तो अगला है कि सन 1883 में इल्बर्ट बिल आया। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल पारित हुआ, का पारित होना भी राष्ट्रीयवाद को बल दिया। मतलब इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ ना, तो उससे भी राष्ट्रीयवाद में क्या आया, एक बल आया कि हाँ हम लोग को राष्ट्रीयवाद के प्रति अब सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास एक पॉइंट याद रखिएगा कि इल्बर्ट बिल कब आया? इल्बर्ट बिल कब आया? तो 1883 में आया। सन 1883 में कौन सा आया? इल्बर्ट बिल पारित हुआ, या राष्ट्रवादी को बल दिया। ठीक है, अब इस बिल के बारे में कि इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था, और उस विशेष अधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप की अनिवासी को अभी तक प्राप्त था, जिसके अंतर्गत इनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। मतलब कुल माने करने का मतलब है कि ऐसा बिल था जिसमें इसका क्या था कि सिर्फ उसके मुकदमे कौन, जज ही सुन सकते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि इस बिल का उद्देश्य भारतीय यूरोप और व्यक्ति को फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। मतलब इसमें भारतीय और यूरोपीय व्यक्ति फौजदारी सामान्य न्यायालय कर सकते थे। ठीक है, इस विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, और इस अधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया, जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था। जो सिर्फ किसको प्राप्त था? यूरोप के निवासी को ही प्राप्त था, और इसके अंतर्गत इनके मुकदमे सिर्फ यूरोप जज ही सुन सकते थे। मतलब अब जो इल्बर्ट बिल जैसे आया, इनका मुकदमा कोई कुछ भी चले तो सिर्फ यूरोपी, ये आसान भाषा में देखिएगा, यूरोप जज ही उनके मुकदमे सिर्फ सुन सकते थे। उसके बाद है यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इस बिल में क्या था? इल्बर्ट बिल में था कि भारतीय, अब अच्छा भाषा में समझिए कि भारतीय और यूरोप का जो जज बनेगा ना, तो भारतीय भी हो सकता है, यूरोप भी हो सकता है, यूरोपीय भी हो सकता है। और अब भारतीय जो जज, अगर भारतीय जज होगा तो वह यूरोप का कोई अगर गलत करेगा तो उसके विरुद्ध अपना फैसला दे सकता, और भारतीय में तो यूरोप वासियों को यह चीज़ पसंद नहीं आई। नहीं, भारतीय मेरा ये कैसे सुनवाई क्यों करेगा, भारतीय नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीका से लोग का पैर था, या काला लोग था, इस टाइप से था, वाई काला लोग मेरा क्यों मेरा सुनवाई करेगा, मैं उसके में नहीं जाऊँगा। ठीक, इस टाइप का था। तो यही होता है इल्बर्ट बिल। तो ये जो था, इसमें बोला गया है कि इसका यूरोपीय जनता जो था उसको अच्छा नहीं लगेगा कि भारतीय लोग मेरा फैसला करेंगे, वो कौन होते हैं, इस टाइप की बात आ जाती है। तो यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया, और सरकार इसे बिल वापस लेना पड़ा, और सरकार को इल्बर्ट बिल क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। तो इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में।
1883 में कौन सा बिल आया था? इल्बर्ट बिल आया था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, एकदम रेड रेड से बना लीजिएगा। इल्बर्ट बिल के बारे में भी थोड़ा सा अपने मन से जो समझे उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पास पूरा दिया हुआ उसका विस्तार, आप लोग चाहते हैं तो इसको उतार सकते हैं, ठीक है। यहाँ से है इल्बर्ट बिल के बारे में, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला इल्बर्ट बिल ही के बारे में दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप लोग उतारिएगा, अच्छा से पढ़िएगा और उसके बाद यहाँ तक उतार लीजिएगा, ठीक है, इल्बर्ट बिल के बारे में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। लो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो कोलकाता कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1899 में, 1899 में। इस डेट को भी याद रखिएगा कि कोलकाता कॉरपोरेशन कब एक्ट है, एक तरह का क्या एक्ट है कि वो कब पारित हुआ? तो 1899 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया? तो कर्जन के द्वारा 1899 में, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसके द्वारा ये जो एक्ट पारित हुआ, इसमें नगर पालिका, एक पॉइंट बना, नगर पालिका और निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या हो गई? कमी किया गया। और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या किया गया? वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो निर्वाचन संख्या, जैसे जिसको जनता चुनेगा, निर्वाचन का मतलब ये तो जनता चुनेगा, उसकी सदस्य कम कर दिया। और गैर निर्वाचित मतलब अपने मन से बैठाने वाले को क्या कर दिएगा कि हम इसको चाहते हैं, हम इसको बैठ जाइए, है इसको हम बैठा देंगे, तो वो मेरी बात मानेगा, वही बात हुआ था। गैर निर्वाचन सदस्य जिसको चुना भी नहीं गया, वो उसको अपने मन से बैठा सकते, तो उसकी सदस्य बढ़ा दे, उल्टे काम हो गया यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में जरूर देखिएगा, कोलकाता कॉरपोरेशन के बारे में क्या था, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो अगला पॉइंट, सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो एक अधिनियम आया, विश्वविद्यालय अधिनियम। कौन सा अधिनियम? विश्वविद्यालय अधिनियम, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? सन 1904 में आया, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा, 1904 में पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो 1904 में आया। इस विद्यालय अधिनियम का क्या था कि सरकारी नियंत्रण क्या हो गया, विश्वविद्यालयों पर, कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। मतलब सरकार चाहता था, अंग्रेज चाहता था कि वहां भी किसका वर्चस्व रहे? मेरा वर्चस्व रहे, इसलिए ये अधिनियम लाया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए कर दिया गया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। आप देखिए यहाँ पास क्या हुआ कि एक पॉइंट बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है। सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? अगर बोले कब आया था, कब हुआ था? तो सन 1905 में, ठीक है, कर्जन के द्वारा। कब लाया गया था? कर्जन के। बंगाल विभाजन कब लाया गया? 1905 में आया। किसके द्वारा लाया गया? कर्जन के द्वारा लाया गया। कर्जन बंगाल विभाजन तो कर रहा था, लेकिन इसका कारण क्या रहा, आधार क्या दे रहा था कि प्रशासनिक मतलब सुधार में सुविधा होगी, कि प्रशासन करने में क्या होगा, आसानी होगा, सबको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कारण दिया। बताइए ये क्यों कारण? तो ये चीज हुआ। इससे भारतीय, अब देखिए जब बंगाल विभाजन होगा, भारत का विभाजन होगा, तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ भावना जगेगी। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। मतलब कहने का है कि इससे, जैसे बोला बंगाल विभाजन हुआ तो अब सब एक दूसरे को एक साथ रहने लगे, नहीं हम ये विभाजन नहीं होने देंगे, बंगाल को दो भाग में नहीं बंटने देंगे, ठीक है। ये आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इसको रद्द करना पड़ा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि 1900 आगे चलकर 1911 में, कब? 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रद्द कर दिया। किसे? बंगाल विभाजन को। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत अच्छा पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत फायदा करेगा और सब्जेक्टिव में भी। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? राजनीतिक है। क्या है? राजनीतिक, मतलब राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, तो ये कौन सा कारण के बारे में पढ़ने? राजनीतिक कारण। तो यही सब कारण राजनीतिक कारण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सन 1907 में
1907 ईस्वी को देशद्रोही सभा अधिनियम, देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए तथा 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छपने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था। यहाँ से एक पॉइंट आ गया, सन 1907 में क्या हुआ था, देशद्रोही सभा अधिनियम लाया गया था। सभी सभाओं पर रोकने, मतलब आपके अंग्रेज के खिलाफ आप सभा कीजिएगा तो चुप थोड़े रहेगा, तो यही इसलिए एक लाया अधिनियम। उस अधिनियम का क्या नाम है, देशद्रोही सभा अधिनियम। तो देशद्रोही सभा अधिनियम कब आया, 1907 में, 1907 में आया, याद रखिएगा। देशद्रोही सभा अधिनियम कब आया, 1907 में आया, सभी देशों पर सभाओं पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। या ऐसे रहे, सभाओं पर रोक लगाने के लिए अधिनियम कब आया था, 1907 में। अधिनियम का नाम क्या था, देशद्रोही सभा अधिनियम। तथा उसके बाद है 1910 में भी इंडियन प्रेस एक्ट आया। आप 1900 याद रखिए, इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था, इंडियन प्रेस एक्ट आया 1910 में, 1910 में आया था। उत्तेजित लेखन और छपने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था। मतलब कोई आप कुछ छाप रहा, उसकी दंडित मतलब करने के लिए, कोई कुछ छाप रहा तो उसको दंड से बचाने के लिए या फिर दंडित करने के लिए ये एक्ट लाया था, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। तो इस जो भी अभी बताए हैं ये सब क्या चीज़ का कारण है, कि राष्ट्रवाद का उदय का कारण है। और इसमें याद रखिएगा राष्ट्रवाद उदय का कारण क्या क्या था। इसमें बहुत सारा हमारा ऑब्जेक्टिव भी बना है, तो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं, एक बार क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। चलिए, तो 1878 में क्या आया था, वायसरॉय लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस एक्ट आया था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1879 में क्या आया था, तो 1877 आर्म्स एक्ट आया था कि आप अस्त्र वस्त्र नहीं लिख सकते, गैर कानूनी नहीं रख सकते हैं। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। अच्छा क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल कब आया था, 1883 में। फिर 1899 में क्या आया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यहाँ देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा आया था, कलकत्ता कॉर्पोरेशन आया था, ये पारित किया गया था 1899 में क्या आया था, 1899 में लॉर्ड कर्जन कोलकाता वाला आया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, 1904 में। क्यों आया था, कि सरकारी विश्वविद्यालय पर सरकार का क्या नियंत्रण बढ़े। उसके बाद 1907 में, 1907 का अगर बोलिएगा तो 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम लाया गया था, कि जो सभा इतना हो रहा है तो सभा होगा तो उस पर रोक लगाना है, तो सरकार उस पर भी रोक लगाने के लिए एक अधिनियम ले आया। इस बात को याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ क्या है, राजनीतिक है, क्या है, राजनीतिक कारण है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो अब आया भारत के राष्ट्रवाद के उदय बारे में, तो जब लिखोगी तो राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण में 1978 का भी जिक्र कर दीजिएगा, 1879 का भी जिक्र कर देगा, 1883 का भी जिक्र कर देगा, 1899 का भी जिक्र कर देगा, 1904 का भी जिक्र कर दीजिएगा, 1907 के बारे में भी लिख देगा। बताइए कितना हो जाएगा, एक पेज हो जाएगा अगर बस 1878 में आपको याद। उसके बाद अगला है कि डलहौजी के द्वारा, डलहौजी के संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब देखिए यहाँ से कितना अच्छा, जितना हम बता देंगे उतना शायद ही कोई बता पाएगा, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना आसान नहीं है। तो आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा, जब तक वीडियो में समय नहीं दीजिएगा तो बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि एक क्वेश्चन भी हिस्ट्री का नहीं छूटेगा आप लोग का, सबका, हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसका भी पढ़ाएंगे। देखिए तो अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा, रेलवे क्या है, रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, ये सब चीज का शुरुआत किसके समय में हुआ था, कौन सा मतलब कि वायसराय के द्वारा हुआ था या लॉर्ड के द्वारा हुआ था, तो डलहौजी, उस समय कौन था, डलहौजी के द्वारा हुआ था। तो इसको पॉइंट कर लीजिएगा कि डलहौजी के समय में क्या रेलवे लाइन चलाया गया था, टेलीग्राफ लाइन चला गया था। ये सब व्यवस्था किसके समय में आया, डलहौजी के समय में। आता है क्वेश्चन, रेलवे लाइन किसके समय में चलाया गया था, तो कौन, या डलहौजी के समय, किसके समय, डलहौजी के समय। उस समय डलहौजी क्या था, भारत का वायसराय था, गवर्नर था, ठीक है। किसके गवर्नर के समय चला गया था, तो डलहौजी के द्वारा, ओके। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि इन सब से द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी। अब ट्रेन चलेगा तो दूरियां घटेगा, स्थानीयता समाप्त हुई, या एक केंद्र से दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा, और राष्ट्रवाद का विकास में सहायक हुआ। बिल्कुल सही बात है।
अब कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट में जाना आसान हो गया तो राष्ट्रवाद का उदय होगा। आप तुरंत, आप पहले 1 महीना 1.5 महीना लगता था, आप तुरंत चले जाएंगे 1 दिन में, तो तुरंत खबर जल्दी से जल्दी फैलता था। तो राष्ट्रवाद का उदय का ये भी कारण था। उसके बाद है भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लीजिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति जो था, शिक्षा नीति, वह भी राष्ट्रवाद के उदय में क्या निभाया, हमारा भूमिका निभाया। इससे प्रजातंत्र, आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोप पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मोंटेक्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए। तब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो भी हम लाल पेन से किए उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी एक लिख लीजिएगा, छोटा सा पॉइंट अगर लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति से भी भारत का क्या हुआ, राष्ट्रवाद में भूमिका हुई, ठीक है। ये पहला था, मतलब पहला भूमिका था। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्थिक कारण, ठीक है। तो आप लोगों को जिस तरीका से पढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार से आप लोग एक बार कंप्लीट देख के पूरा देख लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, इसको नोट्स के रूप में उतार लीजिए। देखिएगा, बहुत अच्छा फील होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, आर्थिक कारण अब पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का आर्थिक कारण क्या था, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग को काफ़ी धक्का लगा। तो जो यहाँ बोला, जो कंपनियां जो थी, जो नीति अपनाया था, जो क्या अपनाया था, नीति अपनाया था, तो वो जो है ना, काफ़ी उनको क्या लगा, धक्का लगा था, ठीक है। भारतीय कृषि को, कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग जो था, उन सबको क्या लगा, काफ़ी धक्का टाइप का लगा था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीतियों मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व लगान एकत्रित करने का उद्देश्य से प्रेरित थे। मतलब वो लोग क्या करता था, लगान, वो लोग किन चीज से प्रेरित था, तो लगान से। किससे, लगान, भू राजस्व लगान, और ये लोग बहुत ज्यादा लगाता था। स्थानीय बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे। जो जमींदार रहता था, वो जो जितना अंग्रेज बोला उससे कई गुना, मतलब कि जमींदार लोग वसूल करते थे, ठीक है, जितना कि उन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते, तब सरकार नकदी फसलों जैसे नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती थी, और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। तो जितने भी किसान थे, सब नीति से क्या था, बहुत अधिक पीड़ित था, ठीक है। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं था याद करने का, टेंशन नहीं लेना, बस बातों को समझ जाइए। उसके बाद उद्योग के क्षेत्रों में मजदूर कामगारों को भी उनके मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े भारत की बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। मतलब अब यहाँ क्या लिखा हुआ, किसी प्रकार का भारत के कपड़े में बिक्री पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों पर ये आयात कर हटा लिया गया। मतलब 1882 में क्या हुआ, सूती वस्त्रों पर जो है आयात कर जो लगता था वो हटा दिया गया। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से जाता था। अब भारत में मशीन से बना सामान कहाँ जाता था, भारत में मशीन से बनाया जाता सामान और कहाँ जाता था, इंग्लैंड में जाता था। और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था। लेकिन सरकार जो था भारत में भारत में औद्योगिक लगे, इसके पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कामगारों का बेरोजगार
होना संभावित था। ठीक है, कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देखा कि भारत समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समस्याओं पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभर कर सामने आया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह तक कई विद्रोह हुए। 1857 के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह, पवन विद्रोह प्रमुख है। ठीक है, 1897 ईस्वी में के विद्रोह ने इस और सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है, या भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई तरीके में शुद्ध और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो ठीक है, इसमें कोई यही बोला गया था कि किस तरीका से कर लगाया जाता था, कि किसान पर कर लगाया जाता था, या फिर मूल मजदूरी औद्योगिकरण का नहीं बनना था। तो इससे ज़्यादा इसमें कारण नहीं है। ठीक है, जो भी याद करने का पॉइंट होगा तो आप लोग को लाल पेन से हम दिखा देंगे कि इनको आप याद कीजिएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने आर्थिक कारण देखा कि आर्थिक कारण क्या था। मतलब वही किसान लोग था जिसके अंदर भावना राष्ट्रीय एकता की कैसे जगी, कर की वजह से ज़्यादा परेशान हो रहे थे किसान लोग, इसलिए राष्ट्रीय भावना को एक आर्थिक कारण था। अब अगला पॉइंट है सामाजिक कारण, कि सामाजिक कारण क्या था। इस विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 कारण हम लोग आप लोग को बताइए। ये तीसरा कारण है कि सामाजिक कारण भी था, कि भारतीय के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे जगा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। मतलब कि यहाँ क्या, प्रजाति जो भेद मतलब भिन्नता की नीति भी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए कैसा भिन्नता होता था, कि अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे, मतलब सबसे ऊंचा समझते थे, एवं भारतीय को हृदय दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशी में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। मतलब विदेश में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में क्लबों में या सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेज के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। तो यही सब कारण था, सामाजिक कारण यही कारण था। देख रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद है सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण नीति राष्ट्रीयवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों में भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। तो हर मतलब क्या बोला यहाँ, ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर भारतीय को नहीं जाने दिया जाता था, उनको नीचे रखा जाता था। ठीक है, हर संभव लोग प्रयास करता था कि इन लोगों को क्या उतना ऊपर पद पर नहीं ले जाया जाए। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, यही सब है क्या, सामाजिक कारण। तो देख रहे हैं तो आप लोग, हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सामाजिक कारण क्या होता है। ठीक, चलिए अगला पृष्ठ में हम लोग चलते हैं। उसके बाद है भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था। सैद्धांतिक रूप से सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। ठीक है, परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित एक मिनट वहाँ मीटा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं।
परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसे सम्मिलित होने सम्मिलित यहाँ लिखा हुआ सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सफल हो भी गया तो उसे नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पदच्युत करने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीयों शिक्षित एवं वर्ग एवं मध्य वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। ठीक है, तो मध्य वर्ग के लोग आरंभ क्या किए कि अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाए। तो किस तरीका से भारतीय लोगों के साथ, ये जो फोटो दिया यही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। ठीक है, प्रथम याद रखिएगा, प्रथम ICS थे। प्रथम क्या थे ये? ICS थे। ठीक है, प्रथम ICS थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और किस तरीका से इनको हटा दिया गया था, इसके साथ कैसा बर्ताव किया गया था, यही सब कारण है जो भारत में क्या राष्ट्रीयवाद की भावना जगी। उसके बाद अगला कारण है धार्मिक कारण। कौन सा कारण? धार्मिक कारण के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो धार्मिक कारण क्या बोल रहा है? विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रीयवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन के ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। सही बात है, धर्म सुधार आंदोलन ने भी क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुष ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम आदि यूरोपीय विद्वान थे शामिल। ठीक है, तो यही है, इसमें धार्मिक सुधार का भी एक महत्व कारण था। तो आप लोगों को अभी हम बता दिए हैं जैसा कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या था। तो एक पढ़े हम लोग सामाजिक कारण पढ़े, तो सामाजिक कारण कैसा था आप लोग को बता दिया गया है। उसके बाद धार्मिक कारण कैसा था, उसके बाद आर्थिक कारण हम लोग पढ़े, आर्थिक कारण कैसा था। उसके बाद हम लोग पढ़े कि राजनीतिक कारण कैसा था। इन कारणों को याद रखिएगा, जहाँ पास याद होने की बात होगी तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग को यहाँ क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चीज़ों को आसानी होगी, कोई दिक्कत। तो विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेज में अनुवाद किया। मतलब विद्वान थे जो भारतीय ग्रंथ जो थे उनको अंग्रेजों में अनुवाद किया। मतलब अंग्रेज के जितने या भारतीय थे, वो जो पुरानी किताबों थे उनको अंग्रेजी में क्या वो अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। इससे भारतीय को हृदय में अपने धर्म के प्रतिष्ठा की भावना जागृत हुई। अब उस चीज़ को, ग्रंथ को जो पढ़ेगा सब, तो अब उनके हृदय में क्या है, राष्ट्रवाद जैसी भावना प्रतीक होगी कि मेरे भारत को अभी इन अंग्रेजों से क्या छुटकारा मिलना चाहिए। इन सुधारकों ने एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़कर जन जीवन में नया चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तभी ये सब चीज़ पढ़ेगा तो एकता आएगा, समानता आएगा, स्वतंत्रता की भावना जागेगी कि हम भी क्या रहे, स्वतंत्र रहे। ठीक है, ये सब पढ़कर भारतीय के अंदर जागा। उसके बाद एक तरह का चेतना फूंका गया, जिससे राष्ट्रवाद का क्या हो गया, उदय हो गया। ठीक है, राजनीतिक वाली चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को आप या देखिए, ये सब चीज़ को आप लिखिएगा तो नोट्स थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप लोग कुछ बात को ऐसे माइंड में कब याद करके रखिए, या फिर उसके बाद आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है सन 1825 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रीयवाद के उदय की परिणति थी। यहाँ पास आप देखिए, आप लोग इसको याद रखना, राष्ट्रीय, अब इसको लिख लीजिएगा कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव आपका बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये क्या था, एक राष्ट्रवाद के उदय की एक परिणति शुरुआत हुई।
प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता था। शुरू शुरू में यह संगठन जो था, कुछ चीज जो भी अंग्रेज की तरफ से होता था गलत काम, तो उसके खिलाफ क्या बोलता था कि इसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। लेकिन लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया। क्या बना दिया? उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल तथा लाला लाजपत राय बाल पाल लाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो अब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किसके किसके में हुआ था, याद रखिएगा ये सब चीज। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इसको आसानी भाषा में याद करने के लिए हम बाल लाल पाल बोलते हैं। ठीक है, बाल का मतलब होता है क्या, यहाँ पर क्या है, बाल पाल और लाल बोलते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उसका बिपिन चंद्र पाल और लाला, लाल का मतलब लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, नेतृत्व में क्या हुआ, शुरू हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेज सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। अब 1500 प्रथम में देखिए, यहाँ से कितना अच्छा चीज है कि 1914 में, इसको आप लिख लीजिएगा, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार जो होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब आरंभ हुआ? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। तो दो डेट इसमें याद रखिएगा कि वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ वर्ल्ड वार के बाद आप लोग देखिएगा कि वर्ल्ड वार के बाद 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अंग्रेज क्या किया कि इसमें भारत को भी युद्धकारी में देश घोषित कर दिया कि भारत भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में है। तो इसमें दो डेट आया, दो डेट आप याद रखिएगा। एक रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, क्या रखेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था 19। अगला पॉइंट आ जाता है कि अगला पृष्ठ में है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम और भारत से अंतर संबंध क्या थे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय क्या है। परिचय के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो लिख सकते हैं आप। प्रथम विश्व युद्ध विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। 1914 में प्रारंभ होने वाले यह युद्ध दो गुटों, एक देखो यहाँ पर से याद रखेगा कि यह कब हुआ, ये युद्ध 1914 में हुआ, प्रारंभ हुआ। कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की 1914 में हुआ। यह युद्ध दो गुटों, एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस मित्र राष्ट्रीय और 1917 के बाद उसका सहयोगी बना अमेरिका। 1917 के बाद कौन जुड़ा था? अमेरिका जुड़ा था। और दूसरा गुट कौन था? दूसरा जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था तथा इटली भी था, जो केंद्रीय शक्तियों के बीच 4 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। बिल्कुल सही बात है, जब युद्ध होगा तो आर्थिक प्रभाव तो पड़ेगा ही हर जगह। यही था। तो इसमें याद रखने का पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में हुआ। इसका दो गुट था। पहले गुट में कौन कौन था? तो फ्रांस था, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन, रूस और मित्र राष्ट्रीय। ठीक है, और उसके बाद 1917 के बाद याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब जुड़ा था, तो 1917 के बाद यह इसमें कौन जुड़ा था? सहयोगी इन लोग का बना था अमेरिका। और दूसरे गुट में कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था तथा इटली भी था। ठीक है, इसको याद रखें, दो गुट के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद है कारण के साथ भारत का अंतर संबंध क्या था, उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध
औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीका देशों में इसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और उसे प्रथम महायुद्ध के स्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद भी जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन चाहता था कि इतना मतलब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें थोड़ा सा सब युद्ध जीते या हारे लेकिन सबका आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाता है। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि हर हाल में हमको क्या, भारत को क्या रखना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसको पैसा ज़्यादा मिलता था, हर चीज़ मतलब कि बिजनेस जो कहते हैं वो बहुत अच्छा से यहाँ से चलता था। उसके बाद आ जाता है कि इसमें पॉइंट, युद्ध आरंभ होते ही युद्ध एक मिनट बस हो गया। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और इसका फायदा अंग्रेज को मिल सके। तो समझ में आया। तो उनको तो सिर्फ किस पैसा से मतलब सा, उनका अंग्रेज लोग को क्या होना था, सिर्फ फायदा उनको चाहिए था। तो 1916 में क्या मतलब 1916 में वो क्या कि आयात शुल्क लगा दिया किस पर, उद्योग कपड़ा पर। तो उसमें अब आयात लगाएगा, कर लगाएगा तो अंग्रेज को क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। तो प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय का घटनाक्रम क्या था कि विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाले तमाम घटनाएं युद्ध के उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रीयवाद ज्यादा परिपक्व हुआ। जब भारतीय राष्ट्रवाद क्या हो गया था, ज्यादा परिपक्व हो गया था। उसके बाद आगे अगर पढ़ते हैं तो आगे क्या, बस पॉइंट को पढ़ लीजिए, ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा और इतना को तो याद करने की जरूरत नहीं है, जो हाँ याद होगा वो हम खुद बोल देंगे, इसको याद कर लीजिएगा। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया। मतलब जो मतलब फर्स्ट वार चल रहा था उसमें कौन कौन, तिलक था और गांधी जी राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के इस युद्ध में क्या दिया, हर संभव सहयोग किया गया था। तो इन लोगों के द्वारा क्या गया था कि सेकेंड वार में अंग्रेज की तरफ से इन लोगों का सहयोग था, क्योंकि उन्हें सरकार को के स्वराज संबंधी अवशासन पर भरोसा था कि ये लोग सोच रहे थे जैसे हम लोग सहयोग करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे खत्म होगा तो हमको स्वराज संबंधी अवशासन मिल जाएगा अंग्रेज की तरफ से, कि हम लोग को स्वराज कर दिया जाएगा, हम लोग पर से जो मतलब जो हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, इसका ये मतलब था इन लोग का। लेकिन ऐसा तो होने वाला था नहीं। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ साथ भारतीयों का भ्रम टूट गया। अब जैसे जैसे युद्ध हुआ ये जो अवशासन था, इन लोग का आश्वासन था कि हम लोग को स्वराज मिल जाएगा, तो यह धीरे धीरे भ्रम क्या हो गया, इन लोग का खत्म हो गया। रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ गया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तो भारतीय पर क्या कर दिया गया, कर बढ़ा दिया गया, पैसा बढ़ा दिया गया, जिससे महंगाई की दर भी काफी बढ़ा। तो बिल्कुल बात, कर बढ़ाएगा तो महंगाई का दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पैसा कहाँ, वर्ल्ड वार फर्स्ट में युद्ध में खत्म हो रहा था। तत्कालीन राष्ट्रवाद नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब कुछ राष्ट्रवाद नेता थे जो अंग्रेज सरकार पर क्या दबाव बनाना शुरू कर दी कि हम लोग को स्वराज मिल चाहिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो सन 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग जरूर उतार लीजिएगा कि सन 1915 से 17 के बीच में
ठीक है, बीच में एनी बेसेंट, कौन थी? एनी बेसेंट। और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर, कहाँ से आई थी एनी बेसेंट? आयरलैंड से आई थी, ठीक है, से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। तो होम लीग आंदोलन प्रारंभ कौन किया था? एनी बेसेंट और तिलक किया था। एनी बेसेंट कहाँ से आई थी? आयरलैंड से आई थी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा? उतार लीजिएगा, इस पॉइंट को उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेश धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र, आप जब ऐसा काम कीजिएगा, कर बढ़ा दीजिएगा, जो आश्वासन था उसको आप तोड़ दीजिएगा, वो टूट गया, तब क्रांतिकारी तो उठेगा भाई। तो यही वो बोल रहा है कि भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया। वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से, किसके? लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर भारत पर सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। तो यहाँ पास एक पॉइंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि 1913 में कब गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये याद रखिए। कहाँ किया गया था? तो अमेरिका और कनाडा में। अमेरिका और कनाडा के मतलब वही अमेरिका में किया गया था, कनाडा, या फिर एग्जाम्पल लिखिए कनाडा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लाला हरदयाल के द्वारा कनाडा में, ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इस वाले पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा? उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल, गरम और नरम दल, जो गरम मतलब जो गुस्सा वाले लोग होते तो उसको गरम दल कहा जाता था, और नरम दल जो नरम दिल के होते, जैसे गांधी जी यार हो गए, क्या हो गए? कि दोनों गरम दल और नरम दल एक हो गए। यह भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बनता है ये सब क्वेश्चन, जो हम बोल रहे हैं वो बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर उतारिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बीच युद्ध के वर्षों में 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला घटना क्या था? कि पहला कि कांग्रेस के दोनों गरम दल और नरम दल एक हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस में गरम दल और नरम दल कब एक हुए थे? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ये याद रखिएगा आप लोग जरूर, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या? चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा भी अगर उतारने का हो तो उतार लीजिएगा, पहले पढ़ लेते, लेकिन इस दोनों को जहां भी हम बोले उतारने को उतारिए, इसको पहले दूसरा पढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलने को लेकर समझौता हुआ। लो भाई, ये भी उतारने की पॉइंट है। तो 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने का भी क्या हो गया? समझौता हो गया, ठीक है। कि अब हम लोग आंदोलन जो करेंगे तो हम लोग क्या मिलकर करेंगे? आंदोलन क्या करेंगे? मिलकर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध का पहला ही भारतीय राजनीति के रंग भाव पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित तीन सफल हुए सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। तो ये संचालन हुआ, यही सब आंदोलन होता है। सत्याग्रह होगा, चंपारण होगा, खेड़ा होगा, इन सब के बारे में आगे हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आएगा, हम लोग को सब पर्सनली अलग अलग सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो ये आगे आएगा, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। हर पॉइंट से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन उतार लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, बस उतना ही काफी हो जाएगा आप लोगों के लिए। प्रथम विश्व युद्ध का भारत का प्रभाव, भारत पर प्रभाव। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर प्रभाव क्या बना था, तो यही चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं।
कि महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी। तो जैसे पहला युद्ध हुआ तो उस स्थिति में ये स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति भारत की बिगड़ने लगी और कीमतों में बढ़ोतरी हो गई और आर्थिक गतिविधि मंद हो गया। जो आर्थिक गतिविधि था वो भी बंद हो गया था। कीमत नहीं बढ़ेगा भाई, कर बढ़ा देगा तो कीमत बढ़ ही जाएगा, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। तो जब ये सब होगा, आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी, तो शिक्षित लोग जो है भारतीय लोग, वो लोग क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे। तो ठीक है, तो यही प्रभाव था। तो आएगा तो ये सब पॉइंट को बस क्या करना, लिख लेना। तो एक पॉइंट आप यहाँ से उतार लीजिएगा, भारत पर प्रभाव, तो एक पॉइंट ये आप लोग उतार लीजिएगा। आसान पॉइंट भी है, आसानी से आप लोग को याद भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूरों, दस्तकारों और किसानों का सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो ये भी पॉइंट उतारिएगा कि भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूरों, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा पॉइंट में कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या होगा, तो इसको भी लिखिएगा और इस वाले पॉइंट को भी लिखिएगा, तो पॉइंट आप लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गई। अब युद्ध होगा तो इंग्लैंड का जो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ तो होगा ही। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया। भारत में होने वाला उनका आयात क्या हो जाता, रुक जाता है, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले फूले फले फूले थे। उसके बाद है, भारतीय उद्योगियों का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ स्थितियां बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुएं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए। मतलब अब देखिए, भारतीय उद्योग सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं पर क्या आयात जो कर होता है वो क्या भारी शुल्क में लगाए, ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़ सके। और इससे क्या हो जाता, घरेलू उद्योग बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना को उतारने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लेना, जो हम बोले उतना उतार लीजिएगा तो वो काफी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव ही पढ़ रहे हैं हम लोग, वही टॉपिक चल रहा है। प्रथम महायुद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीयवादी भावनाओं को प्रबल बनाया। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों को जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। बोले नहीं थे उन लोगों को क्या, जो मतलब गांधी जी और सबको इस चीज़ का आश्वासन दिया था कि आप लोगों को क्या कर देंगे, हम राष्ट्रीयवाद दे देंगे, जनतंत्र दे देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद जैसे युद्ध खत्म होता है और कठोर नियंत्रण स्थापित करने लगता है। ठीक है, भारत में इसका उदाहरण है रोलेक्ट एक्ट 1929 पारित होना। तो रोलेक्ट एक्ट, जैसे युद्ध समाप्त होता है तो क्या हो जाता है, रोलेक्ट एक्ट 1929 पारित हो जाता है। ठीक है, जिससे किसी भारतीय को बिना आंदोलन में किसी भारतीय को बिना अदालत में, सॉरी क्या लिखा है, किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था, तो आप भारत में विश्व युद्ध का प्रभाव कीजिएगा तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित होना, जिससे किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि रोलेक्ट एक्ट कब आया, तो 1919 में पारित हुआ था।
रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी पढ़िए कि रोलेक्ट एक्ट क्या है। बिना अदालत के अगर पुलिस चाहेगी तो आपको ले जाके जेल में बंद कर देगी, आप अदालत नहीं जा सकते हैं। पुलिस किसी को चाहे जेल में रखे, किसी को चाहे जेल से छोड़ दे, वो पुलिस की मर्जी होती थी। इस कानून के विरुद्ध के क्रम में 13 अप्रैल 1919 का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, इसी कानून के विरुद्ध में जो है कुछ लोग आंदोलन के लिए जमा हुए थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिससे लोगों पर पाशविक अत्याचार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप लोग उतार लीजिएगा कि जलियांवाला बाग कब हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और 1919 में कौन सा एक्ट आया था, 1919 में रोलेक्ट एक्ट भी आया था। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। 2 पॉइंट 2 ऑब्जेक्टिव इसमें भी आप लोग को मिल गया, और जितना बोले उसको आप लोग उतार लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, रोलेक्ट एक्ट के से यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को रोलेक्ट एक्ट के बारे में भी याद मालूम हो जाएगा, और रोलेक्ट एक्ट के बारे में आएगा लिखने के लिए तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, रोलेक्ट एक्ट के बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है, महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रीयवाद की जो लहर उठी, उसमें प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया। जैसे आंदोलन होगा तो अब सरकार पर तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर हुआ तो सरकार कुछ सुधार किया, कुछ ना कुछ सुधार करेगा, कि अब सब तब आंदोलन नहीं करेगा, इसलिए सुधार करने लगा। जो 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना और या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यही सुधार किया था, इस एक्ट को हटा के यहाँ लाया गया। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना लाया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार अधिनियम कब आया, तो 1919 में आया। कब आया, 1919 में आया। या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब आया, तो 1919 में आया। या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना किस नाम से जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, कंप्लीट उतार लीजिएगा बहुत अच्छा से। ठीक है, इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषद का आकार बढ़ा दिया गया था। निश्चित किया गया कि उन्हें अधिकांश सदस्य चुनकर आए। केंद्र में दोनों सदनों, लेजिस्लेटिव असेंबली निचले सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन के में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मगर भारतीय राष्ट्रीयवाद इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे, और स्वराज या राजनीति की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए थे। ठीक है, तो आप लोग को जितना बोला जाए बस उतना उतार लेना है, ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं। बस जैसे हम पढ़ रहे हो तो उसको एक बार क्या कर लेना है, सुन लेना है। सुनने से क्या होता है, चीजें आप लोग के जहन में दौड़ती रहेंगी। उसके बाद है अगला पॉइंट कि प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। तो प्रथम महायुद्ध जो हुआ उसका प्रभाव क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन अपने भारत में शुरू हो गया था, ये प्रभाव हुआ। अब देखिए बड़ा अच्छा चीज आप लोग को यहाँ पता चलेगा कि प्रथम महायुद्ध में ओटोमन तुर्की जो इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता मतलब खलीफा था की हार हो चुकी थी। तो पहला युद्ध में किसका हार हुआ था, ओटोमन तुर्की का। ठीक है, इस्लामिक दुनिया का था तो उनका तुर्की का क्या हुआ था, हार हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी अफवाहों फैली कि ओटोमन सम्राट पर एक सख्त
संबंधी थोपी जाएगी, इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी। तो भारतीय मुसलमानों ने इसके लिए क्या बढ़ा, इस मामले में थोड़ा सा नाराजगी बढ़ी थी। ठीक है, इसीलिए खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था, स्टार्ट किया था। तो किसके लिए किया गया था खिलाफत आंदोलन? ओटोमन तुर्की के नेता के लिए, खलीफा के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कौन किया था? तो भारतीय लोग किए थे। भारतीय लोग मतलब भारत में जो मुसलमान रह रहे थे वही स्टार्ट किए थे। उधर 1916 में लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ समझौता ने मुसलमान और हिंदुओं के लिए साझी राजनीतिक जमीन पहले ही तैयार कर दिया था। इसके बारे में हम बोले थे कि 1916 में मतलब मुस्लिम लीग और जो था दोनों मिलके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलके क्या समझौता किया था कि अब हम लोग सब साथ आंदोलन करेंगे। अब यहाँ भी एक चीज लिख लीजिएगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। बहुत अच्छा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा, ठीक है, स्टार मार के, कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसके बीच? मुसलमानों और हिंदुओं के लिए राजनीतिक मतलब कांग्रेस समझौता ने मुसलमान और मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया आंदोलन की रूपरेखा हुई। ठीक है, उसके बाद महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी और साम्राज्यवाद आरंभ होने से यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाई रखने के लिए जातीय संस्कृति श्रेष्ठता का विचार दिया था। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा उसने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों मतलब भारत की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उसके मन में उठने लगा। ठीक है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। मतलब अब गांधीवादी चरण अगर बोला जाए तो 1919 से 1947 तक रहा। ठीक है, इसी का निर्माण हुआ। उसके बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ से याद रखिएगा कि गांधी जी जनवरी 1915 में कहाँ से लौटते हैं? अफ्रीका से लौटते हैं। तो गांधी जी इंडिया कब आए थे अफ्रीका से? ये पॉइंट को लिखिएगा, जनवरी 1915 में आए थे। और उसके बाद आने के बाद गांधी जी एक काम करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, ये कि अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। इसको लिख लीजिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। ठीक है, उसके बाद है चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। तो चंपारण आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा किया गया, खेड़ा भी कृषि आंदोलन भी, ये सब आंदोलन, या अहमदाबाद में भी एक श्रमिक आंदोलन हुआ था। इस सब का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। जब ये सब नेतृत्व किया गया था तो ये सब में समझे गांधी जी की बात मानी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो ये एक पहचान बन गया गांधी जी के लिए, एक प्रभावशाली राजनेता उभरे जो हमारे गांधी जी थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। अब गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ तो कांग्रेस था, एक होम रूल था, पढ़ाए थे, मुस्लिम लीग था, ये सब नेताओं के साथ एक घनिष्ठ अच्छा संबंध बनाते हैं। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में भी इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। तो फाइनली आज इस पहला पार्ट में जो हम लोग इतना ही रखेंगे। उसके बाद जो ये पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इस पहला पार्ट में किस किस के बारे में हम लोग पढ़े आप लोग को बता देते हैं कि भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय
मतलब भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय का कारण क्या था? तो पहला पढ़े हम लोग राजनीतिक कारण पढ़े, उसके बाद आर्थिक कारण भी पढ़े, उसके बाद सामाजिक कारण पढ़े, और उसके बाद जो सामाजिक कारण पढ़ने के बाद एक और युद्ध क्या पढ़े, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़े। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में भी पॉइंट पढ़े हम लोग कि प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय, मतलब प्रथम विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, कारण के साथ भारत कारण, उसके बाद पढ़े कारणों के साथ भारत का अंत संबंध क्या था, या फिर अगला पॉइंट पढ़े प्रथम विश्व युद्ध में के समय भारतीय का घटनाक्रम क्या था, उसके प्रथम विश्व युद्ध का जब हुआ तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये टॉपिक तक हम लोग क्लियर कर दिए हैं। तो अगला जो हम लोग का स्टार्ट करेंगे तो वो होगा हम लोग का रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में, रोलेक्ट एक्ट पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जरूर इस लाइक चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छा या फिर कुछ कम लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट, शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद।